गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग इतिहास के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पूछा है कि सैंधववासी मिठास के लिए किस वस्तु का प्रयोग करते थे। तो यहाँ सिंधु सभ्यता से जुड़ा हुआ प्रश्न है कि सैंधववासी मिठास के लिए किसका यूज़ करते थे। तो वो मीठा के लिए शहद का यूज़ करते थे। प्रश्न संख्या 2, ऋग्वेद में अघन्य शब्द किस पशु के लिए प्रयोग किया जाता था। तो ऋग्वेद में गाय को पवित्र मानते थे और इसे अघन्य न मारने योग्य के रूप में जाना जाता था। तो अघन्य शब्द गाय के लिए प्रयोग होता था। प्रश्न संख्या 3 है, सिकंदर महान ने भारत पर आक्रमण कब किया। तो सिकंदर जो महान थे वो 326 ईस्वी पूर्व में भारत पर आक्रमण किया। प्रश्न संख्या 4 है, भारत में सिकंदर का मुख्य युद्ध किसके साथ हुआ। तो भारत में सिकंदर का मुख्य युद्ध पोरस के साथ हुआ। झेलम नदी के तट पर पोरस के साथ हुआ। प्रश्न संख्या 5 है, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था। जो पाली ग्रंथ थे उसमें गांव के मुखिया को भोजक कहा जाता था, भोजक। प्रश्न संख्या 6 है, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था। तो उज्जैन का प्राचीन या पुराना नाम अवंतिका था। उज्जैन का पुराना नाम अवंतिका। नंदवंश का संस्थापक कौन था। तो नंदवंश का संस्थापक महापद्मनंद था, नंदवंश के संस्थापक। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया। तो प्राचीन भारत में सबसे पहले ईरानियों द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया। प्रश्न संख्या 9 है, मगध का कौन सा शासक सिकंदर का समकालीन था। तो मगध का जो शासक था घनानंद सिकंदर के समकालीन थे या था। प्रश्न संख्या 10 है, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था। जो नंद वंश था उसका अंतिम सम्राट कौन था। तो घनानंद ही नंद वंश का अंतिम सम्राट था। और इसी घनानंद को परास्त करके या मारकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। तो चलिए आगे देखिए। प्रश्न संख्या 11 है, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा। तो बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को तक्षशिला भेजा। तक्षशिला इस समय लगभग अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के पास है। प्रश्न संख्या 12 है, किस सम्राट को देव नाम प्रियदर्शी कहा जाता था, के नाम से जाना जाता था। तो अशोक को देव नाम प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता था। कलिंग का युद्ध कब हुआ। तो कलिंग का युद्ध 261 ईस्वी पूर्व हुआ। प्रश्न संख्या 14 है, प्राचीन भारत का कौन सा शासक था जिसने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया और यह कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में जाके अपने अंतिम दिन बिताए और उपवास के दौरान इनकी मृत्यु हुई। प्रश्न संख्या 15, मौर्य साम्राज्य में कौन सी मुद्रा प्रचलित थी। तो मौर्य साम्राज्य की जो मुद्रा थी उसका क्या नाम था। उस मुद्रा का नाम पण था। प्रश्न संख्या 16 देखते हैं, अशोक का उत्तराधिकारी कौन था। तो अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल था। प्रश्न संख्या 17, अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य थे और यह चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन और उनके गुरु और उनके प्रधानमंत्री थे। मौर्य काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा था। तो मौर्य काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र तक्षशिला था। प्रश्न संख्या 19 है, मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है। तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है। प्रश्न संख्या 20 है,
अशोक के शिलालेखों में कौन सी भाषा थी, या अशोक की जो शिलालेख थे वह किस भाषा में लिखे गए थे, तो वह प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। प्रश्न संख्या 21, हड़प्पा सभ्यता का पता कब और किसने लगाया, तो हड़प्पा सभ्यता का पता 19वीं सदी में अंग्रेजों के द्वारा लगाया गया था। 1921 में इसको पता लगाया गया था। हड़प्पा वासियों का सामाजिक व्यवस्था का मुख्य आधार क्या था, तो हड़प्पा वासियों की जो सामाजिक व्यवस्था थी वह परिवार थे, मुख्य आधार यही था, सबसे छोटी इकाई उनकी परिवार। प्रश्न संख्या 23 है, हड़प्पा वासियों का समाज कैसा था, तो हड़प्पा वासियों का जो समाज था वह मातृसत्तात्मक था, यानी कि पूरे परिवार में माता ही सबसे श्रेष्ठ या बड़ी थी। प्रश्न संख्या 24 है, आग में पकी हुई मिट्टी को हड़प्पा वासी क्या कहते थे, तो आग में जो मिट्टी को लोग पका के बर्तन बनाते थे उस मिट्टी को टेराकोटा के नाम से जाने जाते थे, यानी जो बर्तन उनके थे मिट्टी के उसे टेराकोटा के नाम से जाना जाता था। बर्तनों को मृदभाण कहते थे और जो पके हुए बर्तनों थे या फिर पके हुए मिट्टी को टेराकोटा कहते थे। प्रश्न संख्या 24 के बाद 25 है, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों के पंजों के निशान कहाँ से मिले, तो बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों के पंजे के जो निशान थे वह सिंधकालीन स्थल चंद्रहूदड़ों से मिले। प्रश्न संख्या 26 है, किस खेल का प्रचलन हड़प्पा के समय था, तो शतरंज खेल का जो प्रचलन है वो हड़प्पा सभ्यता के समय था। हड़प्पावासी किसे अपना पवित्र पक्षी मानते थे, तो हड़प्पावासी अपना पवित्र पक्षी फाख्ता को मानते थे। यह एक बर्ड के जैसा पक्षी होता है, बर्ड का मतलब ये हंस के जैसा पक्षी होता है, ठीक है। अगला है प्रश्न संख्या 28, स्वास्तिक किसकी देन है, तो जो स्वास्तिक जो के चिन्ह थे वो हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुए। स्वास्तिक का जो चिन्ह होता है, ये स्वास्तिक के जो चिन्ह थे ये हड़प्पा वासियों के द्वारा बनाए गए थे, तो ये चिन्ह स्वास्तिक का जो चिन्ह था हड़प्पा से प्राप्त हुआ। प्रश्न संख्या 29 है, कपास की उपज की पहली जानकारी कहाँ से मिलती है, तो कपास की उपज की पहली जानकारी हड़प्पा से मिलती है। हड़प्पावासी कपास की फसल से परिचित थे। कपास को यूनानी क्या कहते थे, तो कपास को यूनानी सिंडॉन कहते थे। सिंडॉन कपास को लोग कहते थे। प्रश्न संख्या 31 है, खेत की जुताई के लिए किसका उपयोग किया जाता था, तो खेत की जुताई के लिए लोग लकड़ी के हल का यूज़ करते थे, हल का प्रयोग किया जाता था और यह स्पेशली लकड़ी का बना होता था। प्रश्न संख्या 32 है, सैंधववासी मिठास के लिए किसका यूज़ करते थे, तो वही हमने बताया था कि सैंधववासी मीठा के लिए शहद का यूज़ करते थे। हड़प्पा के समय व्यापार की कौन सी प्रणाली प्रचलित थी, तो उस समय वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। वस्तु विनिमय का मतलब जिस वस्तु की अदला बदली करके, किसी को सब्जी लेना है तो वो गेहूं के बदले लिया, किसी को जानवर लेना है तो वह उसके बदले अधिक मात्रा में गेहूं या फिर कोई दूसरे जानवर को देकर, मतलब वस्तुओं का अदला बदली किया जाता था उस समय। प्रश्न संख्या 34, हड़प्पा के लोगों ने नगरों और घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी, तो घरों और नगरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। प्रश्न संख्या 35 है, हड़प्पा सभ्यता में शहरीकरण की प्रमुख विशेषता क्या थी, तो वहाँ की जो शहरीकरण की प्रमुख विशेषता क्या थी, निकासी व्यवस्था, एग्जिक्टिंग पॉइंट जो था। उनकी जो सड़कें थी वो 90 अंश पे एक दूसरे को काटती थीं। उनके जो दरवाजे थे वो सड़क की तरफ खुलते थे और इन सड़कों के बीचों बीच में नालियों का प्रबंध था जो पानी की निकासी के लिए होते थे। प्रश्न संख्या 36 है, हड़प्पा के लोगों
या हड़प्पा में लिपि और धर्म की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो हड़प्पा में लिपि और धर्म की जानकारी सैंधव कालीन मतलब हड़प्पा सिंधु कालीन जो मोहरें पाई गईं उन मोहरों से प्राप्त चलती थी। मोहरों पे अलग अलग जानवरों का चित्र होता था। प्रश्न संख्या 37, चित्राक्षर। चित्राक्षर लिपि को और किस नाम से पुकारा जाता था? तो चित्रार्थक लिपि को बेंड्रोफ्रेंड्रम्स लिपि कहते थे। बेंड्रोफ्रेंड्रम लिपि के नाम से जाना जाता था। प्रश्न संख्या 38 है, आज़ादी। सन 1947 के बाद भारत में सबसे अधिक कहाँ हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज की गई? तो आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा गुजरात राज्य में हड़प्पा कालीन स्थलों की खोज की गई। प्रश्न संख्या 39 है, वह कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल है जो त्रिस्तरीय था? तो धौलावीरा जो है वह त्रिस्थलीय था। त्रिस्तरीय 3 स्तरों में बना हुआ था, मध्य में, फिर उसके बाद ऐसे 3 लेयर कह लीजिए या 3 स्तर। चावल के उत्पादन के साक्ष्य किस सैंधव पुरापाषाण काल से प्राप्त हुए? तो जो चावल के साक्ष्य थे वह सैंधवपुरा स्थल रंगपुर और लोथल से प्राप्त हुए। रंगपुर और लोथल से प्राप्त हुए। तो ये इसमें इस वीडियो में हमने 40 कवर हड़प्पा सभ्यता के बारे में देखा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।